नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, खूबसूरती किसी भी महिला का श्रृंगार है। हर महिला चाहती है कि वह बेहद खूबसूरत दिखे, लेकिन ईश्वर ने सभी महिलाओं को नाप तोल कर नहीं बनाया। लेकिन आज हमारी डॉक्टरों की टीम, मेडिकल टीम और साइंस टेक्नोलॉजी, इन सब की वजह से आज सब कुछ संभव है। कॉस्मेटिक उपयोगिता की वजह से आज हर महिला अपने आप में खूबसूरत बन रही है। एक कॉस्मेटिक के इस्तेमाल से कैसे महिलाएं अपनी खूबसूरती को निखारती हैं और कॉस्मेटिक का उनके जीवन में कितना महत्व है, आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर सरोज राय जी। डॉक्टर सरोज राय जी स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न यही है कि कॉस्मेटिक आज के वर्तमान परिवेश में महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है? कॉस्मेटिक के बगैर बिना तो ये कोई बाहर पाँव ही नहीं रख सकते हैं। आज इतना उसका यूज़फुलनेस हो गया है कि उसकी कल्पना करना मुश्किल होता है। हर एंगल से, हर तरह से आजकल लेडीज़ जो है बाहर काम करने के लिए निकलती है, तो उसमें परफेक्शन चाहिए। हर क्षेत्र में आप चाहे कहीं भी जाइए तो आपका सुंदरता को पहले देखा जाता है और उसको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो सुंदर बने रहना, उसको मेंटेन करना, उसके लिए कॉस्मेटिक बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही यूज़फुल है। कहते हैं नेचुरल ब्यूटी से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तो कॉस्मेटिक का नेचुरल ब्यूटी को बनाए रखने में या फिर किसी भी तरह की आगे परेशानी हो, इसमें कॉस्मेटिक का कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? नेचुरल ब्यूटी अपनी जगह है, और नेचुरल ब्यूटी को अगर आप एनहांस करना चाहते हैं, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो ये जो भी कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं वो उसमें फ़ायदा कारक है। अगर जैसे आँख है तो आप काजल लगाएंगे तो और सुंदर दिखेगा, ठीक है। उसी हिसाब से हर एक आपका फेस है, हैंड्स है, और भी बहुत सारे नेक्स वगैरह है, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत लगता है उसको आप और अच्छी तरह से उसको उभार के रख सकते हैं, और आपका नेचुरल ब्यूटी भी मेंटेन रहेगा, और जो है आपकी सुंदरता में भी बढ़ोतरी दिखेगी। तो कॉस्मेटिक उसी हिसाब से अगर उसका अच्छा से प्रयोग किया जाए, समझपूर्वक प्रयोग किया जाए, तो बहुत फ़ायदा करता है। जी, आप एक डॉक्टर हैं और आपके पास कई तरह की महिलाएं कई समस्याओं को लेकर आती हैं, तो आप कैसे उन समस्याओं का निदान करती हैं? जैसे पिगमेंटेशन की समस्या हो गई, छाई की समस्या हो गई, तो किस तरह का ट्रीटमेंट आप उन्हें प्रोवाइड करती हैं? जैसे मेरे पास तो हर एक एज के लेडीज़ आती है, छोटा बच्चा से लेके, तो हम अगर कॉस्मेटिक या सौंदर्य में आप जाएंगे तो टीनेज में जो मेन प्रॉब्लम होता है मुहासे हैं, मुहासे के दाग गड्ढे हैं, उसके बाद उसका पिगमेंटेशन है। मिडल एज वाली जो लेडीज़ हैं उनमें भी एजिंग है, पिगमेंटेशन है, डल स्किन है, वो सब समस्याएं ज़्यादा रहती है। तो पहले तो उसका रीज़न जानना ज़रूरी होता है कि किस वजह से आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। प्लस उसके बाद शुरू में तो मेडिसिन्स वगैरह भी हम देते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जो मेडिसिन से, खाने वाली दवाई से या फेस वॉश से या क्रीम से या सनस्क्रीन से सोल्व हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी समस्या हैं जिसमें हमें अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी करना पड़ सकता है। तो उसी हिसाब से हम उसको टैकल करते हैं और पेशेंट को सेटिस्फेक्शन देते हैं। एक उम्र के बाद धीरे धीरे महिलाओं की खूबसूरती पर उसका असर दिखने लगता है। आजकल एंटी एजिंग की जो समस्या है वो महिलाओं में सबसे ज़्यादा है। हर महिला सोचती है कि वह अपनी उम्र से कम 5 से 6 साल जो है वो कम दिखे। तो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट क्या है और आप किस तरह से इसे करती हैं? उम्र से कम दिखने के लिए जो जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है उसको हम एंटी एजिंग में हम इंक्लूड करते हैं। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट आपका 20 साल के बाद शुरू हो जाता है। हमारा एज जो है 20 साल के बाद दिखने लगता है, और वेयर एंड टेयर होता है, जैसे सनलाइट है या ये सब है, उसकी इम्पेक्ट आती है, और 30 साल तक में फाइन लाइन्स है, डल स्किन है, जैसे मैंने बोला आई स्पॉट्स है वगैरह दिखने लगता है। तो हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स को 2-3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि इनिशियल स्टेज में हम जो देते हैं उसमें आप सनस्क्रीन है, नाइट सीरम आते हैं, और
विटामिन ए प्रिपरेशंस आते हैं, विटामिन सी के प्रिपरेशंस आते हैं। तो अप टू 30 आपको अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो मेंटेन रहेगा आपका। 30 के बाद 40-50 तक में इंजेक्टेबल्स हम यूज़ करते हैं। इंजेक्टेबल्स में बोटुलियम टॉक्सिन्स होता है, डर्मा फिलर्स होता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन शॉट दिए जाते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जिसे पीआरपी हम कहते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास मशीन्स है। मशीन्स में हमारे पास लेज़र है, रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन्स है, हाईफू है, माइक्रो करेंट्स वाले इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो किस हिसाब से आपको एज आपका कम करना है उसी हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। जी, आजकल हर महिला सेलिब्रिटी लुक चाहती है, सेलिब्रिटी से सभी इंस्पायर्ड होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सेलिब्रिटी का बूटॉक्स ट्रीटमेंट। इसलिए सभी महिलाएं चाहती हैं कि वो भी बूटॉक्स ट्रीटमेंट कराएं, लिप फिल ट्रीटमेंट कराएं। तो ये बूटॉक्स ट्रीटमेंट, लिप फिल ट्रीटमेंट क्या आपके क्लिनिक पर भी अवेलेबल है और वो क्या है और किस तरह से उसे अप्लाई किया जाता है? बोटुलियम टॉक्सिन्स जो वाइडली पूरा वर्ल्ड में बोटॉक्स के नाम से जाना जाता है, ये एक इंजेक्शंस है जो मसल को रिलैक्स करता है। जी, मसल रिलैक्स होने से जो फाइन लाइंस वगैरह होती है वो आपकी छुप जाती है। ठीक है, तो फाइन लाइंस अगर है, जैसे फोरहेड की लाइंस है, यहाँ क्रोफिट होता है, नेज़ोलेबल फोल्ड्स होता है, उसी में इंजेक्शंस देने से मसल रिलैक्स होगा और आपकी जो लाइंस वगैरह है वो डिसअपीयर ख़त्म हो जाती है। फिलर्स में क्या होता है कि जहाँ आपका गैप है, जहाँ पे आपको फिल करने की ज़रूरत होती है, जैसे गाल है, ठीक है, ये जो लाइन है, तो उसमें डर्मा फिलर्स यूज होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ किया जाता है और सिरिंज के द्वारा उसको डेफिशिएंसी के हिसाब से उसमें सिरिंज कितना लगता है वो फाइनल किया जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा मिलता है जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं। तो जैसे फिलर से उसका असर लगभग 1.5 से 2 साल रहता है और बोटुलियम टॉक्सिन से 4 से 6 महीना उसका इफ़ेक्ट होता है। कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स है वो परमानेंट नहीं है, उसको आपको रिपीट करना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसका अपना अपना एक लाइफ टाइम होता है, उसी के बाद वो ट्रीटमेंट का असर ख़त्म हो जाता है। तो आपको अगर अपना एजिंग वगैरह जो भी है आपको मेंटेन करना है तो कोई भी प्रोसीजर है उसको आपको रिपीट करना पड़ता है, ये पहले समझ लेना है। इसी वजह से जो भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं वो थोड़ा कॉस्टली होता है और बार बार आपको अपना बजट के हिसाब से ट्रीटमेंट करवाना होगा। जी, कॉस्मेटिक के कई फ़ायदे भी हैं और कॉस्मेटिक के इस्तेमाल के कई नुकसान भी हैं। चेहरे पे कई बार कॉस्मेटिक लगाने से आपकी खूबसूरती बढ़ भी सकती है और कई बार उसके कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो दिख भी सकते हैं। तो कैसे हम फ़िल्टर करें कॉस्मेटिक के चयन में कि हमें कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और कौन सा प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करना है? पहले तो आप अपना स्किन टाइप देख लें कि आपका स्किन टाइप कौन सा है। स्किन टाइप को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि नॉर्मल स्किन हो, मिक्स स्किन हो, ऑयली स्किन हो और थोड़ा ड्राई स्किन भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से अपना जो भी कॉस्मेटिक है आप यूज़ करें। जो भी कॉस्मेटिक कंपनी है जो स्टैंडर्ड है, यूएस FDA अप्रूवल है, उसी हिसाब से उसका कॉस्मेटिक को आपको प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात है कि सस्ता प्रोडक्ट है वो यूजुअली आपको साइड इफ़ेक्ट देगा। स्किन रिएक्शन हो सकता है, स्किन बर्निंग हो सकता है, आपका पिगमेंटेशन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी वो क्रीम लगा भी ना सकें, इतना स्किन सेंसिटिव हो जाता है। तो अच्छी कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट आप यूज़ करें, तो थोड़ा कम समय के लिए यूज़ करें और जब भी आप अप्लाई करें तो उसका जो बेसिक उसका ज्ञान आपको होना चाहिए मेकअप के लिए कि पहले क्या लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है। और अगर आपका वो मेकअप वाला प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो आपको उसको अच्छी तरह से उसको उतार भी देना होगा, ये भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि लॉन्ग टर्म अगर रह गया आपके स्किन पे तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, उसका रिएक्शन है आपकी स्किन पे दिखता है। जी, तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि हाँ, उसका आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए मेकअप के लिए। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। बाज़ारों में जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मिलते हैं और जो मेडिकेटेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट महिलाओं को या किसी को भी प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है?
मेडिकली जो टेस्टेड होते हैं उसमें डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, उस सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है जी। उनके द्वारा जो है वो उसको टेस्ट किया जाता है, लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको मार्केट में रख दिया जाता है। जबकि जो कम दाम वाले होते हैं उसमें ऐसा कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता है, ये डिफरेंस होता है। प्लस वो थोड़ा कॉस्टली होता है, ये थोड़ा सस्ता होता है। तो यही है कि आप जो भी यूज़ करें परफेक्ट यूज़ करें, स्टैंडर्ड वाला यूज़ करें। जी। कई बार महिलाएं खूबसूरती को मेडिकल टर्म से जोड़कर नहीं देखती, जिसका कई बार उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आपकी क्लिनिक पर किस तरह के केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं? झारखंड में मैंने देखा है कि जो भी लेडीज़ मोस्टली आती हैं उनको मेलाज्मा, छाही की समस्या ज़्यादा होती है। छाही के लिए जेंट्स एंड लेडीज़ मीन्स वुमेन बोथ अफेक्टेड होते हैं। तो इसके लिए मेरा एक कहना है कि हमारे यहाँ जो है हम कर्कवृत्त पर है, सीधा सनरेज आते हैं हमारे यहाँ, तो इसलिए हमारी स्किन को अल्ट्रावायलेट रेस का ज़्यादा एक्सपोज होता है और उसकी वजह से छाई की समस्या ज़्यादा होती है। तो सनस्क्रीन मस्ट है इन लोगों के लिए, नाइट सीरम लगाना ज़रूरी होता है। इस रूटीन स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शुरू में ही अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो ये सब प्रॉब्लम जो है जल्दी सोल्व हो जाता है। उसके लिए फिर आपको मेडिसिन से ही आपका काम चल जाएगा, कोई प्रोसीजर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जल्दी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपकी त्वचा पर, आपके स्किन पर, तो उसको जल्दी से जल्दी उसको कंसल्ट करके डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जी। 20 साल की युवती और 40 साल की महिला में जाहिर सी बात है फ़र्क होता है। जी। लेकिन एक 20 साल की युवती भी आज के दौर में पिगमेंटेशन की समस्या से जूझ रही है और एक 40 से 45 साल की महिलाएं भी पिगमेंटेशन की समस्या से जूझ रही हैं, जो कि झारखंड में सबसे आम बात है। खान पान का कितना असर पड़ता है और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का कितना असर पड़ता है, एक डॉक्टर होने के नाते आप महिलाओं को क्या सलाह देंगे? आजकल सबका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। हम कहेंगे कि जो इंटरनेट और ये सब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब है, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या है कि आप देर रात तक जगते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, प्रॉपर आपका स्लीप नहीं होता। जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है उसका इम्पेक्ट आपकी स्किन पे होता है। जो वेयर एंड टेयर और जो रिपेयर होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं होता है, तो स्किन डैमेज होता है और वही मेन कारण होता है। अगर 20 में हम बोलेंगे तो ये आपका लाइफस्टाइल डिपेंड करता है, आपके उसकी वजह से आपका स्किन पे पिगमेंटेशन आ रहा है। 40 में क्या होता है कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं और भी जो बोलेंगे कि हाँ ओवर यूज़ हो कॉस्मेटिक का, तो वो सब रीज़न की वजह से पिगमेंटेशन आता है। फेस लिफ्टिंग आजकल बहुत कॉमन हो गया है। सभी महिलाएं जो हैं वो झुर्रियों से परेशान होने के बाद डॉक्टर के पास जाती हैं और फेस लिफ्टिंग कराती हैं। फेस लिफ्टिंग क्या है और आपके क्लिनिक पर क्या इसकी सुविधा है? फेस लिफ्टिंग को हम दो तरह से देखते हैं। एक जो है प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं जी, जो टोटली सर्जिकल प्रोसीजर हैं। हमारे यहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट हम जो फेस लिफ्टिंग करते हैं उसमें हम अलग अलग तरह के मेडिकल इक्विपमेंट, इंजेक्टेबल्स, वो सब का यूज़ करते हैं। अगर आप कहेंगे कि इक्विपमेंट में हम जो है तो लेज़र यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक हाइफू करके एक प्रोडक्ट आया है, उसको भी हम यूज़ करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन से भी करते हैं। इंजेक्शंस और फिलर्स तो है हमारे पास। उसके अलावा एक थ्रेड लिफ्ट आता है जी, थ्रेड लिफ्ट से भी हम फेस को लिफ्ट कर सकते हैं। उसमें थ्रेड को इंजेक्ट करके उसको टाइट कर दिया जाता है स्किन को, और वो ऑलमोस्ट परमानेंट है। तो सर्जरी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है। बहुत लोग प्रीफर नहीं करते हैं कोई सर्जरी करवाना। तो सर्जरी में क्या होता है ना कि आप फुल फेस आपका इन्वॉल्व होता है। हम क्या करते हैं कि किस जगह, किस पोर्शन में, किस एरिया में ज़रूरत है, उसी हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करके उस एरिया को लिफ्ट कर देते हैं। किस एज में कॉस्मेटिक का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि एक नेचुरल ब्यूटी वाली बात जो हमने की कि बहुत सारी महिलाएं अवॉइड भी करती हैं कॉस्मेटिक, लेकिन आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किस एज से कॉस्मेटिक का इस्तेमाल महिलाओं को शुरू कर देना चाहिए? एज ए डॉक्टर मैं तो ये एडवाइस करूँगी कि जब आप कॉलेज में जाएं, जी, अप टू 12th कोई कॉस्मेटिक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आता है ऐसा
तो उसके लिए अलग से मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स और कॉस्मेटिक्स होते हैं। लेकिन हाँ, अगर कॉलेज में अगर जा रहे तो उसके बाद ही उसका अगर आप प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्किन भी थोड़ा मैच्योर हो जाता है, आपको भी कुछ समझ आ जाती है कि मेरे लिए क्या प्रोडक्ट सही है क्या गलत है। तो बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि हाँ, कॉलेज जाने के बाद मीन्स आफ्टर 12th आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो देखा है कि बच्चे भी सेलिब्रिटीज़ हैं, है ना, तो ऐसा है कि उनका ऑक्यूपेशन ऐसा हो गया कि उनके लिए कंपल्सन है। तो जो भी है तो उसी हिसाब से एक जनरल टर्म में हम कहेंगे तो कॉस्मेटिक का यूज़ जो भी करना होगा या मेकअप का या कुछ भी आप 20 या 18-20 के बीच में कर सकते हैं। बाज़ारों में आजकल हर तरह के कॉस्मेटिक्स जो हैं वो उपलब्ध हैं, तो किन तरह के कॉस्मेटिक्स से आप बचने की सलाह देंगी महिलाओं को? देखिए, ओकेजनल है, आप अगर हाउस वाइफ है तो ओकेजनल आपके लिए मेकअप ठीक रहता है। अगर आप ऑफिस के काम कर रहे हैं वहाँ के लिए आपको ज़रूरी होता है। लेकिन जितना हो सके लाइट मेकअप करें, हेवी मेकअप कुछ ओकेजन्स के लिए ठीक रहता है। तो मिनरल मेकअप जैसे मैं जानती हूँ कि बहुत सारी कंपनियाँ मिनरल मेकअप मतलब प्रोडक्शन करती है। कोई भी स्किन के लिए, कोई भी टाइप का स्किन के लिए, सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, उसके लिए मिनरल मेकअप बहुत ही बढ़िया रहता है। कुछ ऐसे मेकअप होते हैं जो आपकी स्किन को ऑयली बनाता है और स्किन का जो पोर्स है वो बंद हो जाता है, मुहासे की समस्या आने लगती है। ये सब से ये मिनरल मेकअप बचाता है। तो कोई भी अगर यूज़ करना भी चाहते हैं तो बेस्ट रहेगा मिनरल मेकअप। जी, स्किन टेस्टिंग का सबसे आसान तरीका क्या है जो आप अपने क्लिनिक पर भी करती हैं और महिलाओं को भी सलाह देती हैं कि वो कभी कभार घर पर भी कर सकती हैं कि उनकी स्किन किस तरह की है? हाँ, इसको हम पेच टेस्ट कहते हैं। जी, तो कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करने से पहले, बहुत बार आप जाएंगे तो दुकान में आपको सैंपल भी दे देते हैं, तो आपको कान के पीछे यहाँ लगाना होता है, ठीक है, और आपको 24 आवर्स वेट करना होता है कि अगर यहाँ कुछ रिएक्शन हुआ, कुछ भी जलन हुआ या लाल हो गया है तो प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं है, वो आपको फ्यूचर में आपको रिएक्शन कर सकती है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो पेच टेस्ट बेस्ट रहता है। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करने से पहले उसको कान के पीछे यहाँ थोड़ा सा लेके यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। जी, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के साथ साथ आजकल टैटू का भी चलन है, उसके लिए भी कई तरह के मार्केट में कॉस्मेटिक्स जो हैं वो उपलब्ध हैं। तो कई बार लोग टैटू रिमूव कराने भी आपके पास आते होंगे, तो उन्हें आप क्या सलाह देती हैं और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? टैटू तो एक फैशन है, आजकल सब कोई करवाता है जी। लेकिन जो हमारे पास आते हैं लोग, वो ज़्यादातर जिनको एग्ज़ाम देनी होती है, यूपीएससी एग्ज़ाम होती है या आर्मी नेवी या एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है, वो जो सेंट्रल वाला एग्ज़ाम सब होते हैं उसमें टैटू एक्सेप्टेबल नहीं है जी। तो उस समय हमारे पास जो है पेशेंट्स आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि एक बार करवा लिया फिर उसको रिग्रेट करते हैं। तो जो भी अगर आप टैटू करवाने के लिए आपको मन कर रहा है तो आप परमानेंट टैटू ना करवाएं, एक टेम्परेरी टैटू आता है उसको आप करके देख लीजिए। दूसरा एक ऐसी जगह ना करवाए जो एक्सपोज एरिया हो आपका, शौक से आप करवाएं। लेकिन हाँ, अगर हिडन एरिया में है तो अगर बाद में कोई ज़रूरत पड़ा तो आप उसको आसानी से हटवा सकते हैं। दूसरी बात है, एक बार टैटू होता है उसको हटाने के लिए भी हमको 4 से 6 सिटिंग्स देना पड़ता है लेज़र का। तो उसका डाई हम हटा सकते हैं, टैटू का डाई हटा सकते हैं लेज़र से, लेकिन जिस पैटर्न में टैटू बनता है वो पैटर्न थोड़ा रह जाता है, तो पता चलता है कि यहाँ कुछ था। तो कोई भी ट्रीटमेंट आपके बॉडी पे ऐसे परमानेंट जो होने वाली है उसको करवाने से पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए। ये फ्रेंड करवा रहे हैं, कोई ये करवा रहे हैं, कोई ये करवा रहे हैं, तो बेटर ऑप्शन है कि हाँ, और टैटू बनवाए तो थोड़ा छोटा बनवाए। ये मेरी सलाह रहेगी आज के जो युवा वर्ग है उनके लिए। कई महिलाओं को फेशियल जो है वो सूट करता है और कई महिलाओं को ब्लीच सूट नहीं करता, तो ब्लीच सूट ना करने के पीछे की खास वजह क्या हो सकती है? क्या उसके लिए कोई खास कॉस्मेटिक है जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं महिलाओं को? फेशियल अलग चीज़ है, हम जो देते हैं वो मेडी फेशियल्स होते हैं। बहुत सारी वेराइटी के मेडी फेशियल्स होते हैं, मुहासे के लिए होते हैं, एंटी एजिंग फेशियल्स होते हैं, शाइनिंग ग्लो के लिए होते हैं, पार्टी के लिए होते हैं।
तो उसमें जो हम मशीन यूज़ करते हैं, हाथ का प्रयोग नहीं करते हैं, प्लस उसमें जो भी चीज़ें होती है वो सीरम होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, माइल्ड पील्स होती हैं, ये मेडिफेशियल सेफ हैं और स्किन के प्रॉब्लम के हिसाब से उसको बनाया जाता है। जी। तो ये मेडिफेशियल्स आजकल बहुत चल रहा है फेशियल के हिसाब से। दूसरी बात रही ब्लीचिंग। ब्लीचिंग में हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकल यूज़ होता है। हमारे पास जो है उसके लिए हम जिसको सेंसिटिविटी होता है इससे ब्लीचिंग से, तो हमारे पास क्यू स्विच इंडिया ग्लेजर हैं, उसी से हम स्किन को लाइट करते हैं। तो स्किन लाइटनिंग के लिए आजकल वो लेज़र ट्रीटमेंट है, काफ़ी अच्छा है और लोग इसकी जगह आपका ब्लीचिंग की जगह जो है लेज़र का काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं। ख़ास करके बड़ी सिटी में ब्लीच का जो भी साइड इफ़ेक्ट है, जैसे बर्न हो जाता है, रेड हो जाता है, बहुत बार स्किन काला भी हो जाता है, तो उसकी जगह लेज़र बेस्ड है। जी। कई महिलाएं जो हैं वो पीलिंग की समस्या से भी परेशान होती हैं और उसके लिए भी वो कई तरह के कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करती हैं। तो क्या उसके लिए कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऐसा है जो कारगर है या फिर उसके लिए भी ट्रीटमेंट ही लेना होता है? अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट से एलर्जी है तो दूसरी प्रोडक्ट को यूज़ करके देख सकते हैं। अगर लगे कि हाँ इससे भी उसको प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर बहुत सारी जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर होती हैं ना वो हम करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यह प्रोडक्ट हमारे लिए कितना % सेफ़ है? प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो शुरुआत में आपको नहीं पता चलता है कि ये सेफ़ है कि नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है कि आजकल इतनी कंपनियां निकल पड़ी है कि सब बोले नेचुरल है, ये है, वो है। तो जैसे पहले बताया कि कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले उसको आप एक ट्रायल ले लीजिए। बहुत बार ट्रायल पैक देते हैं जी। उससे भी आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे स्किन को सूट करेगा कि नहीं करेगा, किस प्रॉब्लम के लिए आप वो प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं वो भी आपको भलीभांति पता होना चाहिए। और जैसे पहले भी बताया कि हमने कि एक टेस्ट होता है, जैसे पेट टेस्ट है वो भी आप कर सकते हैं। कॉस्मेटिक के इस्तेमाल को लेकर आप महिलाओं को सबसे महत्वपूर्ण जो 5 सलाह होते हैं वो क्या देना चाहेंगी? पहली सलाह ये रहेगी कि पहले अपना स्किन टाइप को जान लीजिए, अच्छी ब्रांड का कॉस्मेटिक यूज़ करें। कॉस्मेटिक को आप लॉन्ग टर्म चेहरा पर या शरीर पर बनाए ना रखें, उसको निकालना ज़रूरी होता है। कॉस्मेटिक आपका एक हेल्पिंग हैंड है, उसको आपका ये ना बना दे कि उसके बिना आपको चले ही ना, तो डिपेंडेंट नहीं होना है। बहुत बार डिस्परेट हो जाते हैं, मेकअप नहीं किया है तो ये भी जानना ज़रूरी होता है कि हाँ मेकअप का ऑप्शंस भी हमको लेके चलना होता है। अगर कोई समस्या आ जाती है तो आपको तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। और जो भी कॉस्मेटिक आप यूज़ करें उसका सही चयन करें, अच्छी कंपनी का, और सेफली करें। जी। एक झारखंड में जैसे कि आपने कहा कि पिगमेंटेशन की समस्या जो है वो सबसे आम समस्या है जो महिलाएं लेकर आती हैं। पिगमेंटेशन की समस्या के अलावा और आपके क्लिनिक पर किन किन तरह की समस्याओं को लेकर जो है वो महिलाएं आती हैं, और पिगमेंटेशन के बाद जो सबसे दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है महिलाओं की वो क्या है? जी, एक तो एजिंग का एक समस्या हो जाता है कि हाँ उम्र से मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन है, मुझसे छोटी लगती है, तो ये एंटी एजिंग की समस्या से, मुहासे के दाग गड्ढे से, और आप बोलेंगे तो जैसे कॉस्मेटिक में हम बाल भी ले लेते हैं जी। तो बालों का झड़ना भी एक आम समस्या हो जाती है, तो गंजापन की भी समस्या आने लगती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको टेकल करना पड़ता है डे टू डे प्रैक्टिस में। हेयर ट्रीटमेंट भी आपके यहाँ अवेलेबल है? जैसा आपने कहा कि जी। बालों की समस्या से जी, परेशान है, जी, तो हेयर जी। ट्रीटमेंट भी आपके यहाँ अवेलेबल है? हेयर ट्रीटमेंट में हम PRP करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स वाली ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास लो लेज़र लाइट हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जैसे अनचाहे बाल होते हैं बॉडी पे, तो उसके लिए भी हमारे पास लेज़र हैं। बॉडी के कोई भी हिस्से से हम अनचाहे बालों को हटा सकते हैं। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं कि इसकी वजह से परेशान होती है कि दाढ़ी पर बाल आ गया है या मूंछें आ गई हैं, तो इन लोगों के लिए भी हमारे पास
लेज़र हेयर रिमूवल की मशीन है और वर्ल्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी से हम उसको 8 से 10 ट्रीटमेंट में ऑलमोस्ट क्लियर कर देते हैं। लेज़र वैक्सिंग कितना सेफ है? वैक्सिंग एक टेम्पररी है ट्रीटमेंट, आपके मान लीजिए 15 दिन में आपको करवाना पड़ता है, लेकिन लेज़र हेयर रिडक्शन है आपका परमानेंट सॉल्यूशन है, पेनलेस है और आपका स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, पेनलेस प्रोसेस है और इजीली और आपको परमानेंट सॉल्यूशन देता है। तो वैक्सिंग के कंपेयर में लेज़र हेयर रिमूवल एक बेस्ट और सेफ टेक्नोलॉजी है। जी सरोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई और कॉस्मेटिक से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों को दी। हमारी जितनी भी महिला दर्शक हैं वो समझ चुकी होंगी कि कॉस्मेटिक का इस्तेमाल जो है वो उनके लिए जितना ज़रूरी है उसके साथ ही साथ कितना सुरक्षित होना चाहिए, ये आज वो इस चर्चा के माध्यम से समझ गई होंगी। तो खूबसूरती आपके अपने हाथ में है, ईश्वर ने सभी को एक बराबर बनाया है। अगर नाप तोल कर नहीं भी बनाया तो वह खूबसूरती आपके अपने हाथों में है। कॉस्मेटिक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन सोच समझ कर कीजिए और अगर किसी भी तरह की आपको परेशानी आती है तो अपने डॉक्टर से सलाह आप अवश्य लें। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।